क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं भोपाल आया हुआ हूं, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो भोपाल के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग है, जिस स्टूडियो को संजय सर और अमर सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चूंकि मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूं उसके लिए मैं बड़ा हैबिचुअल हूं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं। हालांकि पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि चलिए ये रिकॉर्ड करते तो हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए, तो इकोलॉजी में बेटा आज के लेक्चर में हम जो है, आज जो आगे बढ़ने के पहले मैं हर बार आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, पर इस बार मैं क्या करूंगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। आपको मिट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को देखिए और लगाइए और कमेंट में आंसर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है वो क्वेश्चन देखिए आप बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इन ए गिवन फिगर आइडेंटिफाई कोनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली के। तो एक इमेज दे रखा है, आपको बताना है उसमें कि उसमें जो है वो कोनिफरस फॉरेस्ट कौन सा है, आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा कौन सा है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो कौन सा है, देखकर मुझे बतलाइए इसमें, ठीक है ना। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। और आप में से जो बच्चे आंसर सही करेंगे इसका, तो अगली बार जब मैं असाइन टास्क लूंगा तो पक्का प्रॉमिस के उनमें से मैं जो है वो किन्हीं रैंडम जो बच्चे सबसे पहले सही आंसर देंगे उनका मैं नाम लूंगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये है, आइडेंटिफाई द लाइंस प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ ए बी सी। इन लाइंस को ध्यान से देखिए, ए बी और सी को, और ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनिए आपके कि कौन सा जो है वो पार्शियल रेगुलेटर है, कौन सा रेगुलेटर है, कौन सा वॉट एवर, ए बी सी डी ऑप्शन रखें, मुझे सही उत्तर चाहिए। के पढ़ा चुका हूं, ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं, के पढ़ा चुका हूं तो अब मेरे को आपसे सही उत्तर चाहिए, ठीक है ना। फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें ए बी सी और डी जगह पर खाली स्थान दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो आपके ऑप्शन है उसमें आपसे आपको पहचानना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, उसको आपको भरना है, ठीक है। तो ए बी सी डी को जो है वो भरिएगा, ठीक है। क्लियर। और इसके लिए किसका सहारा लेना है, सहारा मरुस्थल का सहारा नहीं लेना है, इसके लिए एनसीईआरटी का सहारा लेना है, जो पढ़ाया गया क्लास के नोट्स का सहारा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं बहुत दिन से मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैंने कहा अब आपसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं आज के। फैक्टर्स विच डिटरमाइन टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया आर के, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, सेकंड है मिनरल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, थर्ड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फोर्थ है वेदर कंडीशंस के। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या सही ऑप्शन है वो चुनकर बताइए के, ठीक है। तो आंसर एकदम अप्रोप्रिएटली बेटा आंसर दीजिएगा, और ये सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा मत बोलना कि पढ़ाया नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहेवियरल एडॉप्टेशन टू द इन्वायरमेंट इन डेजर्ट लिजर्ड आर, यानी मरुस्थल में जो मरुस्थलीय छिपकलियां होती हैं उनके व्यवहार में किस तरह का एडॉप्टेशन इन्वायरमेंट में हमको देखने मिलता है। फर्स्ट है बोरोइंग सॉइल के, सेकंड है लूजिंग हीट ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, थर्ड है एक्टिव ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, और फोर्थ है इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस के। तो आपको सही ऑप्शन में से चुनना है, ठीक है ना, ठीक है। आप बोलोगे क्वेश्चन कहां के हैं सर ये, तो दीज आर दी एमसीक्यूज फ्रॉम बायोलॉजी ओलंपियाड। ये बायोलॉजी ओलंपियाड के एमसीक्यू है, केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने आपको दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो होमवर्क है उसमें आज मैं इतना ही क्वेश्चन दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए। टू स्पीसीज may live in the same habitat, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, the more dissimilar the niche of two species, the stronger in their competition, stronger is their competition। थर्ड है, two species can occupy the same niche in a geographical area, और फोर्थ है, no two species may occupy the same ecosystem। अब इसको चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, निके, हैबिटेट, इकोसिस्टम, सारे कॉन्सेप्ट को लगाइए और सही उत्तर आपको देना है, ठीक है।
चलिए, तो आज का फिर लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में क्या बताने वाला हूं ये तो लेक्चर में मालूम चलेगा ही चलेगा आपको। लेकिन अभी देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है वो एक बड़ा ब्रॉड चैप्टर है। अभी इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हुआ, टोपोग्राफिक फैक्टर हुआ, एडोफिक फैक्टर हुआ, बायोटिक फैक्टर हुआ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी संख्या में क्वेश्चन बनते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए बड़े ध्यान से समझिए, चैप्टर को रटिए मत, समझिए तो मजा आएगा। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे हम। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी और इकोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर में हैं ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस, जहां पर हमने पूरा इन्वायरमेंट किस प्रकार से वर्क करता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर शामिल होते हैं, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कैसे एक जीवित जीव पर पड़ता है, कैसे एक पॉपुलेशन पर पड़ता है, उसको देखा हमने देखा कि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं, बायोटिक फैक्टर उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर यह भी देखा हमने यहां पर किस प्रकार से जीवित जीव अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं, किस प्रकार से एडॉप्टेशन जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था बेटा आपसे कि एडॉप्टेशन जो है वो जो एडॉप्टेशन होते हैं वही नेचुरल सिलेक्शन का प्रतीक भी होते हैं। दरअसल में हम कहते हैं ना कि इवोल्यूशन में हम कहते हैं किसी जीव का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, मतलब नेचुरल सिलेक्शन होने का मतलब ही है कि जीवित जीव उस बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर गया, वो इसलिए दूसरों की तुलना में वो सरवाइव कर गया, बाकी दूसरे जीव खत्म हो गए। तो हमने क्या बोला कि प्रकृति ने उसका चयन कर लिया, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका आधार है वेरिएशन, विभिन्नताएं, और ये जो कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं, कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो एक जीवित जीव को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन में जीवित रहने में मदद करते हैं, इसलिए वो दूसरों से बेहतर फिटनेस को शो करता है। और मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया था कि फिटनेस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक जीवित जीव कितने अधिक से अधिक जो अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अधिक से अधिक अपनी जनसंख्या को वो बढ़ा सकता है। एक बात देखी थी हमने कहा था आपसे कि जो इकोलॉजी है वहां पर जो बेसिक यूनिट है वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन जब आप इवोल्यूशन की बात करते हो तो एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है पॉपुलेशन का, कुछ जीवों का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा, सेम टाइप के जीवों का एक बड़ा ग्रुप जो होता है, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, एक क्षेत्र के अंदर आपको मिलेगा, एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर आपको मिलेगा, एक दिए गए क्षेत्र में आपको मिलेगा, इन ए गिवन प्लेस, जो एक तरह के ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रुप मिलेगा वो एक पॉपुलेशन को बनाएगा। ठीक है, तो आज से हम जो है वो एक दूसरे हिस्से में एंटर करेंगे। देखो बेटा, इस चैप्टर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म वाले हिस्से में हमने ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको देखा हमने। अब दूसरा हिस्सा इसका जो है वो है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो अभी हम पॉपुलेशन वाले हिस्से में इंटर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटाइप। इकोटाइप का मतलब क्या होता है। ठीक है, इकोटाइप का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल निच का मतलब क्या होता है, निके ओवरलैप का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्म दे रहा हूं आपको, आप मुझे इसका उत्तर कीजिएगा बेटा के कि इकोटाइप का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल निके का मतलब क्या होता है, निके ओवरलैप का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर। तो इन टर्म्स के आपको मतलब बताने हैं मेरे को, क्लियर। चलिए, है ना, फिर आपको यह भी बताना है कि ये दिया गया इमेज, तीनों इमेज दे रखे हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे ये किस नियम के अकॉर्डिंग है, कौन सा रूल यहां पर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमने कहा कि ये ट्रॉपिकल, ये जो एनिमल है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है और ये पोलर क्लाइमेट में है। ठीक है ना, टेम्परेचर यहां से यहां जो है वो टेम्परेचर लगातार जो है वो कम हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर से लेके जो है वो हमेशा बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो लो से हाई की ओर बढ़ रहा है। तो बताइए ये कौन से रूल को शो करता है। ठीक है, इस इमेज को देख के बताइए कि ये इमेज किस नियम को बतलाता है, कौन से रूल को ये शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा,
हम इतना जानते हैं कि एक जीवित जीव होता है, एक इंडिविजुअल होता है, और एक इंडिविजुअल को हमने बेसिक यूनिट माना था इकोलॉजी के अंदर। उस जीव की, जो एक जीव होता है उसके समान जीवों की एक जनसंख्या, एक पूरे का पूरा ग्रुप जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक जगह पर रहता है, उसे वो एक पॉपुलेशन को बनाता है। ऐसे कई सारे जीवों की अलग अलग पॉपुलेशन होती है जो एक एरिया में देखने मिलती है, उससे एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनती है। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो इकोसिस्टम बनता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो काफी बड़े साइज का होता है, जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है, उसे हम बायोम कहते हैं। और ऐसे कई सारे बायोम से मिलकर एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, देखिए यानी बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बेटा एक लेवल पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है वो किस प्रकार से जो वो लेवल बढ़ता हुआ आगे तक जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप कि एक जीवित जीव है। समझने, देखो बेटा पूरा ध्यान समझने पर दो, आपके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे ना तो ये चीजें बड़ी जनरलाइज चीजें हैं, कभी भूलेंगे नहीं आप। एक जीवित जीव है, उसके जैसे जीवों की का पूरा ग्रुप जो एक एरिया में प्रेजेंट है, एक पॉपुलेशन को बनाएगा। उस एरिया में ऐसे कई सारे जीव हैं जिनकी अपनी अपनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, उससे एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनती है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो इकोसिस्टम बनता है। और ऐसे बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल टेरिटरी होती है, उन्हें हम बायोम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे बायोम जो है प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर, जिससे बायोस्फीयर बनता है, जहां लाइफ पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके वर्ड का मतलब समझते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ऑल ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी के, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में एक ही प्रजाति के सभी जीवों को आप जोड़ लेंगे तो उसकी पॉपुलेशन बनेगी। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन अलग है, टाइगर पॉपुलेशन अलग है एक एरिया में। ठीक है, तो जो भी जीव आप एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, एक जैविक समुदाय में कई तरह की पॉपुलेशन रहती है। तो एक पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर स्पीसीज के सभी जीव, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के सभी जीव जो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं, वो एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए कि ये मधुमक्खियां हैं, सारी की सारी मधुमक्खियां जो एक एरिया में प्रेजेंट है वो हनी बी की पॉपुलेशन हो गई है। और पॉपुलेशन की टेंडेंसी होती है, दे वांट टू स्प्रेड, यानी जनसंख्या की प्रवृत्ति होती है कि वो सब जगह फैलना चाहते हैं। कि यदि मूव कर सकते हैं तो सब जगह फैलना वो चाहते हैं। कि और आपको क्या लगता है, प्लांट जो मूव नहीं कर सकते वो भी फैलना चाहते हैं? भाई एक आप सुनिए कितना मजेदार है, प्रकृति ने कैसा बना रखा है कि जो प्लांट चाहता है कि मैं और भी जगह पर फैल जाऊं तो वो अच्छे मीठे फल बनाता है। उन मीठे फलों के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमने आम के पेड़, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए एक आम का पेड़ था, उसमें जो है कई 100 आम लगे। उन आम को आपने निकाला, टोकरी में रखा आपने, और आपने कुछ लोगों को खाने को दिया, कुछ बाजार में जाकर बेच दिया आपने। हर आम के अंदर एक गुठली है जो उसका सीड है, और उस सीड के अंदर एक जीवन छिपा हुआ है। किसने आम कहां खाया, कहां गुठली फेंकी, नहीं मालूम। जो आप बाजार में बेचा है, पता चला वो आम जो है वो आपका गुजरात से होता हुआ कहां आ गया, वो बॉम्बे आ गया। तो गुठली आपने कहीं भी फेंकी हो तो वास्तव में ये एक प्रकार से डिस्पर्सल ऑफ लाइफ, जीवन का वितरण है ये, और ये जीवन की संभावनाओं को प्रबल करता है, कंपटीशन को भी कम करता है आपस में जीवित, यानी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो एक प्रजाति के मेंबरों के बीच में होता है, एक प्रजाति के सदस्यों के बीच में होता है। देखो बेटा भूलना नहीं है, इंट्रा मतलब होता है एक के अंदर, ठीक है, इंटर मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है, मैं बोलता हूं आपसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में कंपटीशन। मैं बोलता हूं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही प्रजाति या एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन, जो सबसे स्ट्रांग होगा। तो हमेशा पॉपुलेशन भी स्प्रेड करने की कोशिश करती है, फैलने की कोशिश करती है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं, एक कार्टून देख रहे हैं जो बता रहा है हमको, दो कार्टून एक्चुअली हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो बतला रहे हैं आपको कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी से अर्थ के ऊपर बढ़ रही है, और अर्थ के कई सारे रिसोर्सेस का हम बड़े तेजी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की पॉपुलेशन जो है वो एक प्रकार से आप देखें तो वो जे शेप कर्व में आगे बढ़ रही है लगातार। के यानी जो ह्यूमंस जितनी पॉपुलेशन जो है पिछले 100 वर्षों में बढ़ी है, उतनी पॉपुलेशन उसके पहले कभी नहीं बढ़ी थी। के और आने वाले 100 वर्षों में जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी वो पहले की तुलना में ज्यादा होगी। लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है,
जिससे हम अर्थ के बड़े सारे रिसोर्सेस पर दबाव डाल रहे हैं के इसीलिए आज कहते हैं हम कि पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है, आज जनसंख्या नीति की जरूरत है। और ये जो पॉपुलेशन है, सबसे अधिक यदि आप पॉपुलेशन देखेंगे तो वो कहां बढ़ रही है? इंडिया और चाइना के अंदर बढ़ रही है के। अब एक बड़े फेमस साइंटिस्ट है अर्नस्ट मेयर, जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया के। अर्नस्ट मेयर ने जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, देयर आर ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस दैट आर not of any particular selective advantage to any single individual in a population but that are of great advantage to the population as a whole। मेयर कहते हैं कि स्पीसीज में, पॉपुलेशन में कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। स्पीसीज की पॉपुलेशन में, किसी स्पीसीज में, किसी जनसंख्या में ऐसे कई सारे कैरेक्टर होते हैं जिनका फायदा एक जीव को नहीं मिलता है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को एज ए पॉपुलेशन उसका फायदा हमें देखने मिलता है। देखिए, पढ़िए ध्यान से, ये बड़ा फेमस कोटेशन एक्चुअली के, देयर आर ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस। किसी प्रजाति या जनसंख्या में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कई सारे गुणधर्म होते हैं that are not of any particular selective advantage to any single individual in a population, जिसका फायदा किसी एक जीव को जो है वो विशेष तौर पर नहीं मिल पाता है, but that are of great advantage to the population as a whole, परंतु इसका फायदा पूरी जनसंख्या को एक इकाई के रूप में मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि नेचुरल सिलेक्शन, ये जनसंख्या के कुछ मेंबर ऐसे होंगे, पॉपुलेशन के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो थोड़े से बेटर एडॉप्टेड होंगे, उनका फिटनेस लेवल बेहतर होगा, उनकी ऑफस्प्रिंग ज्यादा सर्वाइव करेगी। तो एक पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होते हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन होते हैं, वे नेचुरल सिलेक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं ना, तो असल में हम जो है वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी शामिल कर रहे होते हैं जो एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल जीव पर आप एप्लीकेबल करोगे तो आपको लगेगा कि ये किसी काम के नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा इवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, नहीं पॉसिबल है भाई। हमारा जीवन काल छोटा होता है, हमारा इवोल्यूशन कैसे, यानी हम अपने जीवन में जो था वो बन गए के, तो अब हमारे जो कैरेक्टर है वो एक्यूमुलेट होकर आगे क्या होगा ये एक जीव से आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन एज ए ह्यूमन पॉपुलेशन बात करें कि आने वाले समय में मनुष्य का रूप क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं हाँ, आने वाले कुछ 100 सालों के बाद मनुष्य में ये परिवर्तन देखने मिलेंगे। लेकिन क्या कोई एक जीव जीवित रहेगा वहां पे? वो नहीं, वो परिवर्तन पॉपुलेशन वाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब जो है वो कई सारे बड़े कार्टून हमको आजकल देखने मिलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ चार्ट के ऊपर। दुनिया में सबसे बड़ी चीज कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो उसको हम भोजन कहां से लाकर देंगे, रहने को जगह कहां से लाकर देंगे। पर मनुष्य इतना समझदार है, इतना इंटेलिजेंट एनिमल है कि वो, मैं कह रहा हूं आपसे कि आने वाले कई जो चिंताएं आज हम कर रहे हैं ना, ये चिंताओं के चलते हम जो है कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेंगे कि स्पेस में जाकर हम जो है रहना शुरू कर देंगे। कि जिन ग्रह को जिन जगह को हम खोज रहे हैं, मान लो हमने कहा मार्स की बात कर रहे हैं, हम वीनस की बात कर रहे हैं, तो वॉट एवर प्लेनेट जो हमारे आसपास हैं, उन प्लेनेट को हम हैबिटेबल बना देंगे और वहां पर शिफ्ट कर जाएंगे। कभी क्या आदि मानव ने आज के जो है वो लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, जो हम बात करें लाखों वर्ष पहले, जब जो है ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है, जब तब जो किसी से पूछते आप कि भाई मुंबई होगा, तुम फ्लाइट से चलोगे, तुम यहां से वहां जाओगे, स्पेस का सफर करोगे, क्या तुम के सैटेलाइट में जो है सैटेलाइट को देखा है तुमने, क्या तुम जो है स्पेस सेंटर में जाकर बैठोगे? अब वो तो खाना ढूंढ रहा है हु करके, कहां से, मतलब आपकी बात ही समझ में नहीं आई उसके। तो आने वाले कई सौ वर्षों के बाद में जो लोग, जो ह्यूमन बींग्स होंगे, उनकी बातें समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। वो क्या करेंगे, क्योंकि विज्ञान जो है वो चीजों को एक अलग दिशा दे रहा है। तो ये जो, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करें तो हम इतना जरूर जानते हैं कि आज हमारे को जो है फूड सिस्टम, वर्ल्ड डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन का लोड लगातार बढ़ रहा है। और सबसे अधिक पॉपुलेशन आप कहां पर है? चाइना में, देन इंडिया में के, और आप देख रहे हैं इसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया। जो गोले हैं वो कंट्री के साइज में ले रखे हैं यहाँ पे, मैक्सिको, जापान, फिलीपींस के, इथोपिया, वियतनाम, इजिप्ट, जर्मनी, ईरान, ठीक है, टर्की, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, तमाम कंट्री के। तो कुल मिला के सबसे बड़ा जो है वो लोड कहां पर है पॉपुलेशन का? वो चाइना और इंडिया में के। याद रखिए, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया है। अपने यहां पे तमाम दुनिया भर का, आज दुनिया भर का सारा बिजनेस,
सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर, चाइना बिकम्स द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द इंटायर वर्ल्ड। चाहे आईफोन हो, चाहे कोई भी चीज ब्रांड हो, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना राइट नाउ। चाइना ने एक रास्ता ढूंढ लिया। उनके पास एक एडवांटेज इंडिया की तुलना में यह है कि चाइना के पास हमारी तुलना में जमीन ज्यादा है। दे हैव मोर रिसोर्सेज, मोर लैंड एज कंपेयर टू इंडिया। और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसी को अपनाया उन्होंने, और वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया। पॉपुलेशन कम हुआ उनका, अब जाके उन्होंने इस पॉलिसी को ब्रेक कर उन्होंने रिलैक्स किया है। और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम किया है कि उन्होंने अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट कर दिया कि दुनिया में तुमको जो बनवाना हो, सस्ते से सस्ता, बेहतर से बेहतर हम बना कर देंगे। आज आप बोलते ना कि हम बोलते चाइनीज सामान, अरे आज आईफोन तक लिखा होता उसमें डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। एवरीथिंग आईपैड, मैकबुक के जो मैं यूज करता हूं बता रहा आपको। और इसके अलावा और तो और जो टॉप के कार के ब्रांड मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जितने लॉन्च होते चले जा रहे हैं, वे सब भी चाइना के अंदर ही बन रहे हैं। वो ताकत ढूंढनी है। हम भारत में आज ताकत ढूंढने की तलाश में हैं कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए कहीं जो है वो बोझ ना बन जाए, इसे बल्कि वरदान बनना चाहिए। हमारे पास इतने सारे हाथ हैं, इतने सारे लोग हैं कि यदि हम डिसाइड कर लें तो हम दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। आज दुनिया में कोई ऐसी कंट्री बता दी जहां पर इंडियन ना हो। हर देश के अंदर भारतीय हैं जो वहां की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमको बाहर जाके दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में रोल प्ले करने से बेहतर है कि हम अपनी कंट्री के अंदर की इकोनॉमी को ही इंप्रूव करें। चलिए, ये तो हो गया एक सामाजिक पर्सपेक्टिव पर बात किया मैंने यहाँ पे के। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन में मैंने आपसे कहा कि मेयर ने बड़े मुझे अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि एक पॉपुलेशन का अपना एक एडवांटेज होता है जो एक सिंगल व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? The number of individuals in population changes from time to time. This changing nature of population is dynamics of population. के मतलब क्या? एक पॉपुलेशन जो होती है वो स्थिर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। उसके अंदर एक प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार अपनी एक गति होती है, जिसे हम बोलते हैं डायनामिज्म बोलते हैं, कि गतिकता बोलते हैं। तो एक पॉपुलेशन का डायनामिक्स का मतलब ये होता है बेटा कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो समय के साथ साथ, टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ परिवर्तन देखने मिलते हैं आपको। ठीक है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कीजिए आप, मनुष्य की जनसंख्या में भी आपको परिवर्तन देखने मिले। आज से आप जो है वो कई हजार वर्ष पहले जाएंगे, तब की तुलना में आज के मनुष्य का जो है वो कई सारे कैरेक्टर में मामूली करते करते बड़े परिवर्तन आ गए। चाहे वो ह्यूमन पेल्विस का साइज हो, चाहे वो हमारे जो है वो मुस्टेस पैटर्न हो, चाहे हमारे हेयर जो हमारे बॉडी पर जो है वो हेयर्स हो, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर जो धीमे धीमे बदलते चले गए। और ऐसा यदि आप जो है वो लंबे समय में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरे एप मैन से लेके मॉडर्न मैन तक तो बड़े सारे परिवर्तन हुए हैं। जॉ साइज से लेके ब्रेन कैरिना हेड तक, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें बदली हैं यहाँ पे। तो असल में द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात, अब ये तो हमने बात की थी आपसे प्रकृति के पर्सपेक्टिव में, लेकिन एक बात और भी है। कभी कभी किसी जगह की पॉपुलेशन जो है वो अधिक होती है, फिर सडनली वहां पर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है चैलेंजिंग हुआ तो पॉपुलेशन ड्रॉप होने लगी वहां की। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक जमाना था कि जब जो है वो एक, हम ऐसा कहते हैं बेबीलोन, एक जगह है बेबीलोन, मेसोपोटामिया। तो बेबीलोन में हम कहते हैं कि जो आपका मिडिल ईस्ट का एरिया है, वहां पर एक जमाने में बड़े बड़े शहर होते थे, बड़ी सिटीज थी बेबीलोन के अंदर। बेबीलोन आप देखेंगे, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इराक ईरान का जो हिस्सा है मिडिल ईस्ट का, एक जमाने में दुनिया का सबसे रिच हिस्सों में से एक होता था वो, डेवलप्ड नेशन, बड़ी सारी पॉपुलेशन वहां रहती थी। फिर अनरेस्ट की कंडीशन बनी, मौसम वेदर का कंडीशन गड़बड़ हुआ, यहाँ पे धीमे धीमे करते हुए लोगों ने आपस में रिवोल्ट किया, ठीक है, वॉर हुए, फिर वेदर भी खराब था, धीमे धीमे करके वहां पर पॉपुलेशन कम होती चली गई। एक बार मैं इंडिया में कर्नाटका में गया था, हम्पी एक जगह वहां गया था मैं। तो हम्पी में वहां पर जो है उन्होंने जो मेन प्लेस है वहां पर कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं, वहां पे बड़ा सारा जो है वो एक पत्थर का बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने पूछा ये क्या है, तो गाइड ने बताया कि ये मॉल है पुराने जमाने का। मैंने कहा मॉल? हाँ सर। उसने कहा कि एक जमाने में हम्पी के अंदर भी जो है वहां पर कई सारे पत्थरों से बने ऐसे दुकानें थी, शॉप थी, हजारों शॉप एक साथ प्रेजेंट थी और ये खुलती थी रोज के।
मैंने कहा कौन आता होगा यहाँ पे? उन्होंने कहा साहब ये दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक शहर था के, दुनिया भर के टूरिस्ट आते थे, माल बेचने वाले व्यापारी वहां आया करते थे। मुझे लगता है 50 रुपए के नोट पे या 20 रुपए के दो नोट पे किसी एक नोट पर हम्पी का वो फोटोग्राफ भी जो है दे रखा है, जहां पे एक वो व्हील सा बना हुआ है, वो फोटोग्राफ इंडियन करेंसी में है, किस नोट पर है मैं भूल रहा हूं पर है। तो शायद 50 रुपीज के नोट पे आप चेक कीजिएगा आपके। तो अभी मतलब कहने का ये कि एक जगह की पॉपुलेशन जो है वक्त के साथ साथ बदलती चली जाती है। क्या कहते हैं इसको? डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं इसको आपके। तो अब देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। द जो एक पॉपुलेशन में जो जीवों की संख्या है वो वक्त के अनुसार बदलती चली जाती है, और इस प्रकार के चेंजिंग नेचर को हम डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकली एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जब हम जो है एक पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं कि किस ईयर में जनसंख्या कितनी रही होगी, कितना बढ़ रही है, किस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, किस स्पीड से जनसंख्या घट रही है, पॉपुलेशन घट रही है, तो इस पूरी चीज को हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी में हम मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं कि मृत्यु दर कितनी थी, हम नेटिलिटी रेट की बात करते हैं जन्म दर कितनी थी, हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि वृद्धि दर कितनी है। ठीक, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि किस एज ग्रुप के कितने लोग परसेंट लोग यहां प्रेजेंट है पॉपुलेशन में। तो ये सारे आंकड़े एक साथ रखते हैं ना हम, तो हम बोलते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम एनसीईआरटी पाते हैं कि एनसीईआरटी पॉपुलेशन के बारे में हमको क्या बतलाती है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज के। प्रकृति में हमें किसी भी प्रजाति का एक अकेला आइसोलेटेड इंडिविजुअल देखने बड़ी मुश्किल से मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप इन ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के। अधिकांश जीवित जीव जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, एक प्रजाति के अधिकांश जीव समूह में रहते हैं एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, और ये दे शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। ये एक समान संसाधनों के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं, उनको ये शेयर करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड आपस में प्रजनन करते हैं और एक जनसंख्या को बनाते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के। ठीक, नंबर 1। अब कुछ पॉइंट यहां पे निकल के सामने आए। मैंने आपसे कहा कि याद रखिएगा बेटा कि पॉपुलेशन एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में एक प्रजाति के सभी सदस्यों की संख्या है, एक स्पीसीज के सभी मेंबर्स की संख्या एक वेल डिफाइंड एरिया में, एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन को बनाती है, और ये पॉपुलेशन सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज को शेयर करती है और उनके लिए आपस में कॉम्पीट करती है, और ये इसी जगह पर वो रिप्रोड्यूस भी करती है। ठीक है, ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग implies सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जब हम इंटरब्रीडिंग वर्ड यूज करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिनोट करता है, लेकिन याद रखिएगा एक पॉपुलेशन में वो जीव भी शामिल होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मान लो कोई प्लांट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो पॉपुलेशन उसकी नहीं होगी? उसकी भी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है ना, तो मतलब हम यहां पर जब इंटरब्रीडिंग बोल रहे हैं यहां पे, तो याद रखिए जो जब आप इंटरब्रीडिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी बात कर रहे हैं आप। लेकिन हमें जब हम किसी प्लांट की पॉपुलेशन की बात करें, किसी इनवर्टिब्रेट एनिमल की पॉपुलेशन की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से कर रहा है। हमें इस बात को दिमाग में रखना है कि वो कितने जीव वहां पर प्रेजेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए लिमिटेड एरिया, वो हमें ध्यान रखना है, वो उसकी पॉपुलेशन को बनाता है। ठीक है, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, रैट्स इन abundant dwelling, tigwood trees in a forest track, bacteria in a culture plate, and lotus प्लांट इन ए पॉन्ड आर एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलेशन के। तो वो कह रहा है आपसे कि जितने भी आपको जीव, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने कहा कि एक झील के अंदर जितने भी कमल के पौधे के, एक झील के अंदर एक पॉन्ड के अंदर जितने भी कमल के पौधे लोटस प्लांट है वे सब एक पॉपुलेशन है। एक कल्चर प्लेट में जितने भी बैक्टीरिया है वो एक पॉपुलेशन है। एक फॉरेस्ट में मान लो सागौन के जितने भी पेड़ है वो एक पॉपुलेशन है के। जितने चूहों की संख्या है, बिल्लियों की संख्या है के, जो भी डिफरेंट टाइप के एनिमल प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेंगे आप तो वो उसकी जनसंख्या हो गया। मैंने कहा कहीं पर मगरमच्छ, मान लो किसी जगह पर जो है वो आपके क्रोकोडाइल्स प्रेजेंट है तो क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन होगी।
टाइगर प्रेजेंट है तो टाइगर की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्लियर। तो एक अब चूंकि पॉपुलेशन के अंदर इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, जनसंख्या के अंदर पॉपुलेशन के अंदर इतने सारे यूनिक कैरेक्टर होते हैं कि एक इकोलॉजी की एक ब्रांच ही होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें हम केवल और केवल पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज। वेरी वेरी आईएमपी, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन पता होना चाहिए हमको, ये वेरी वेरी आईएमपी याद रखना। कि क्या इकोलॉजी की वो ब्रांच बेटा जिसमें हम एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पॉपुलेशन पर इन्वायरमेंटल फैक्टर का असर क्या पड़ता है, एंड चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, मतलब एक दिए गए क्षेत्र में कितने जीव प्रेजेंट होंगे, कितनी डेंसिटी होगी। याद रखिए नंबर जो भी एक लिमिटेड जो एरिया है वहां पे कितने जीवित जीव प्रेजेंट होंगे, वहां पर वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है। जैसे हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो हम पाते हैं कि एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक है, सबसे अधिक हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी एशिया के अंदर है। उसमें भी इंडिया के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का हम ये भी स्टडी करते हैं क्या ऐसा क्यों है। फिर हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि हम नॉर्वे चले गए, हम रशिया चले गए, हम साइबेरिया चले गए, वहां पे अब डेंसिटी काफी कम है, लोग हैं पर कम संख्या में लोग हैं। यहाँ पे एरिया, लैंड बड़ा है, हिस्सा बड़ा है, लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं, लो डेंसिटी हो गया यहाँ पे। फिर ये भी देखते हैं कि जापान है, जापान की पॉपुलेशन जो है वो ऐसी पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको ओल्ड एज के लोग ज्यादा देखने मिलेंगे, आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट है वहां पे। जापान की सरकार बोलती है एक बच्चे का जन्म होगा, हम पालन पोषण करेंगे उसको, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करना, स्कूल की फीस की, कॉलेज की फीस की सब हम देंगे, मेडिकल का बिल भी हम भरेंगे। एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा तो तुमको नौकरी भी मिलेगी, सरकार से इनाम भी मिलेगा। जापान में बोलती गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए ना तब तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। फर्क है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी का फर्क है, डेमोग्राफी का फर्क है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है, यहां पे सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत है आप लोग, आपके एज ग्रुप के सबसे अधिक लोग हैं देश के अंदर, जो बेस्ट है ना सबसे बड़ा है, एंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आप। तो हमारी पॉपुलेशन यंग है, इंडिया पूरे दुनिया में आप कहीं देख लें, भारत सबसे अधिक जवान या यंग कंट्री है, सारी दुनिया की नजरें जो है वो इंडिया पर है, सारा मार्केट जो है वो इंडिया की तरफ है, हर तरह का फुका, जैसे होता ना कि वैलेंटाइन वीक मनना है तो भारत सबसे अच्छी कंट्री मनाने के लिए, भर भर के लोग हैं यहां पे, यूथ भर भर के, आप सोचिए, समझ गए ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, जापान की ओल्ड पॉपुलेशन है, वहां डिफरेंट टाइप का कल्चर है। तो ये जो एज स्ट्रक्चर हुआ अपना, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज हुआ अपना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डेंसिटी हुआ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, उससे कंट्रोल्ड है। के तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन पे गहरा असर डालता है। इस पूरे की स्टडी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपके, तो एक जीवित जीव पर जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, और वो पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट कर रही है, और उस पॉपुलेशन का के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिनोट करता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा एक वर्ड यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन, द टोटल एरिया दैट पॉपुलेशन कवर्स, के मतलब टोटल एरिया जहां पर पॉपुलेशन, जहां तक पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहलाएगा। क्लियर, कि कहां कहां पर प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग्स, कहां कहां पर कोई एनिमल प्रेजेंट है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबंडेंस, के हम बोलते हैं बहुसंख्यकता या एबंडेंस की बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब क्या, एबंडेंस का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन दैट पॉपुलेशन, के एक पॉपुलेशन में कितने जीव प्रेजेंट हैं,
हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल प्रेजेंट होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे, हम बोलेंगे मोर एबंडेंट पॉपुलेशन के, अधिक सघन जनसंख्या, अधिक प्रचुर जनसंख्या। लेस एबंडेंट पॉपुलेशन, कम जीवित जीव उसमें कम प्रेजेंट है, कम जनसंख्या वाली, कम मेंबर वाली पॉपुलेशन है। लेस एबंडेंट मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम संख्या में, मोर एबंडेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल अधिक संख्या में पॉपुलेशन में, ठीक है। देन बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सर्टेन स्पेस। हमने कहा कि मान लीजिए इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर, हमने कहा इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है कि आप देख लीजिए गूगल पे अवेलेबल होगा, नेट पे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कहा 198 है। इमेजिन क्या है, इमेजिन के कि 1 किलोमीटर में आपको 198 लोग देखने मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। यही पॉपुलेशन डेंसिटी यदि आप जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे, आप स्वीडन में जाएंगे, आप फिनलैंड में जाएंगे, आप तब कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी 3 पर किलोमीटर के, एंड 3 लोग मिलेंगे 1 किलोमीटर के एरिया में। सपोज बिहार के एक गांव के अंदर, आप छोटे एक टाउन के अंदर, पटना में हो गया आपके, चलिए पटना का एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा 300 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 300 लोग। अरे पटना में तो ज्यादा हुआ, ये 300 तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, 1 किलोमीटर में भर भर के लोग हैं। कलकत्ता की बात करें हम, बहुत बड़ा फिगर है, वो सब अवेलेबल है, वो आपको आगे बात करूंगा, मुझे कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा बेटा आंकड़ा, तो हम तब बात करेंगे उसमें। अभी मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि एक क्षेत्र में, एरिया में पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, वो उसकी डेंसिटी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सर्टेन स्पेस के, एक जगह दी गई जगह में कितने जीवित जीव प्रेजेंट हैं, वो उसकी डेंसिटी को बताते हैं, ठीक है। देन एक वर्ड आता है मेटा पॉपुलेशन के, दिस इज आल्सो ए टर्म जो एम्स के अंदर पूछा गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी एम्स का नाम क्यों ले रहे हो? अरे भाई एम्स का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन एम्स के अंदर एग्जाम में आते थे, और वो क्वेश्चन आगे भी आपके नीट के एग्जाम में काम आ सकते हैं। नीट के एग्जाम में एग्जामिनर उन क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो मेटा पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट आर नॉट लोकेटेड इन द सेम एरिया के, जनसंख्या के अलग अलग समूह होते हैं जो एक एरिया में नहीं होते हैं, बट इंटरेक्ट एट सर्टेन टाइम थ्रू आउट द ईयर के, परंतु साल के दौरान कभी ना कभी वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वो क्लियर? जैसे वो दिखा रहे एग्जांपल में कि हनी बी की 2 पॉपुलेशन है, वो अलग अलग एरिया में रहती हैं, लेकिन साल में एक समय ऐसा आता है जब वेदर ठीक होता है तब ये हनी बी की पॉपुलेशन आपस में मिक्स करती है। तो मेटा पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जनसंख्या पॉपुलेशन के अलग अलग समूह जो है वो एक एरिया में नहीं होते हैं, अलग अलग एरिया में रहते हैं, और वो है पूरे साल भर, अब आप बोलोगे सर कि ये पूरे साल भर इंटरेक्ट क्यों नहीं करते हैं? वाई दे आर नॉट इंटरेक्टिंग थ्रू आउट द ईयर? क्योंकि कोई ना कोई जोग्राफिकल बैरियर होगा, बर्फ जमती होगी, ठीक है, वेदर ठीक नहीं रहता होगा, तो वो पॉपुलेशन आपस में पूरे समय इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो वो जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो हट जाते होंगे और फिर पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती होगी, तो ये मेटा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मेटा पॉपुलेशन का मतलब क्या है बेटा? कि एक पॉपुलेशन के अलग अलग समूह जो एक एरिया में नहीं होते, एक क्षेत्र में नहीं होते हैं, लेकिन साल के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम में आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस लौट के एनसीईआरटी पाते हैं। In earlier chapters, you have learned that, अब पहले के चैप्टर में हमने क्या देखा हुआ है? That although an individual organism is the one that has to cope with change environment, and it is at the population level that the natural selection operate to evolve the desired. अब ये पहले के चैप्टर का मतलब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, और मैंने आपको इवोल्यूशन में ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। तो याद रखिएगा बेटा के एक पॉपुलेशन के अंदर सभी जीवित जीव एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलता है, और वो जेनेटिक वेरिएशन आता है जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और उस जेनेटिक वेरिएशन के चलते क्या होता है कि सभी जीवों की अपनी क्षमताएं इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्लेमेटाइज करने की, पर्यावरणीय अवस्थाओं में अपने आप को जीवित रखने की, सभी जीवित जीवों की क्षमताएं, एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ ज्यादा एबल होते हैं, कुछ कम एबल होते हैं। ज्यादा एबल होते हैं वो बेहतर सर्वाइव करते हैं, रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उनको पहले फूड ले लेगा, वो पहले रिप्रोड्यूस कर लेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेगा, तो प्रकृति में उनका नंबर बढ़ने लगेगा। हम बोलेंगे उसका फिटनेस ज्यादा, उस ऑर्गेनिज्म का, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया होता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी
is therefore an important area because it link ecology to population genetics and evolution के देखिए ना, मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी वो ब्रांच है बेटा जो इकोलॉजी को जेनेटिक्स के पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से कनेक्ट करता है। यहां पर हम एक जनसंख्या का कैसे विकास हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे उसकी डेंसिटी है, क्या एज स्ट्रक्चर है, उन सब चीजों को हम समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए हम इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. को दोबारा यहां पर लेकर आए। ध्यान से बेटा समझना एकदम, है ना। इमेज नंबर 1 को देखिए, इसमें आपको दो तरह की बटरफ्लाई दिखाई पड़ रही है, येलो और ब्राउन बटरफ्लाई के। एक येलो बटरफ्लाई है, एक ब्राउन बटरफ्लाई है के। दोनों दो तरह की बटरफ्लाई जेनेटिक वेरिएशन करंट के दोनों बटरफ्लाई हैं एक ही, और दोनों के अंदर क्या है बेटा, कुछ जेनेटिक वेरिएशन है, इसलिए एक येलो दिखाई पड़ रही है, एक ब्राउन बटरफ्लाई दिखाई पड़ रही है के। अब दोनों बटरफ्लाई जो है वो आपस में सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेस के लिए कॉम्पीट कर रही है। दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने दोनों ने जो है वो रिप्रोडक्शन किया। अब हो क्या रहा है कि इस दोनों आपस में रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि वहां पर जो पक्षी पाए जाते हैं, वो उन पक्षियों को, जो बर्ड्स होते हैं, वो येलो कलर के जो उनके लार्वा होते हैं, जो येलो कलर के लार्वा होते हैं बटरफ्लाई के, उनको वो खाना पसंद करते हैं। वो उनको आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि देखिए जिस पेड़ के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं लार्वा इसके, तो वो लार्वा पेड़ जो है ब्राउन कलर का, डार्क कलर का पेड़ है उनके, तो जो ब्राउन कलर के लार्वा होते हैं वो बैकग्राउंड में छिप जाते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं, पर येलो कलर के लार्वा जो है वो येलो कलर के लार्वा अलग से दिखाई पड़ते हैं, तो पक्षी पकड़कर उनको खा लेता है। तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर 3 इमेज में आप देख रहे हैं कि जो ब्राउन कलर था उसका एक एडवांटेज मिला उसको, बटरफ्लाई को, कि वो बैकग्राउंड में छिप गया, तो पक्षी उसको पहचान नहीं पाए, खा नहीं पाए, लेकिन येलो वाले को खा लिया उन्होंने। तो अगली जब जनसंख्या बनेगी तो उसमें क्या देखा आपने देखा कि ब्राउन वाली बटरफ्लाई संख्या में अधिक है, येलो वाली कम है। क्यों कम है? क्योंकि ब्राउन वाली बटरफ्लाई को एक फायदा मिला, उसके अपने वेरिएशन के कारण फायदा मिला उसको। तो येलो की पॉपुलेशन कम क्यों हो गया? क्योंकि उसको एडवांटेज नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको बर्ड्स ने खा लिया। तो हमने क्या बोला कि ब्राउन वाली बटरफ्लाई जो है उसका जो फिटनेस लेवल है वो बेहतर है, क्योंकि उसके जीव अधिक सर्वाइव करते हैं, अधिक बच जाते हैं। तो ब्राउन का क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन हो गया। आने वाले समय में क्या होगा कि पॉपुलेशन में मोर एंड मोर बटरफ्लाई आपको ब्राउन देखने मिलेंगी, है ना। तो इस छोटे से एक किस्से ने आपको क्या बतलाया? एक पॉपुलेशन के बारे में, वेरिएशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। देखो बेटा, जो वेरिएशंस हैं वो जेनेटिक्स के कारण है, जेनेटिक कैरेक्टर कारण के। जो जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग होंगे तभी तो वेरिएशन, जीन्स में एलील में फर्क होगा, तो एक येलो बटरफ्लाई है, एक ब्राउन बटरफ्लाई है के। फिर आपस में वो कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। और उनको क्या हो रहा है कि जो अब इकोलॉजी कहां पर आया बेटा, कि वहां पर जो प्रीडेशन है, जो पक्षी, शिकारी पक्षी हैं, वो चुन चुन के कुछ लार्वा खा गए, ऐसे लार्वा खा गए जो येलोइश करके थे, तो यहां पे इकोलॉजी आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो ब्राउन लार्वा है बैकग्राउंड में छिप गए थे, तो उनकी जनसंख्या कारण ब्राउन बटरफ्लाई अधिक दिख रही है आपको। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन आ गया, इवोल्यूशन आ गया यहां पर, है ना। तीनों कॉन्सेप्ट एक इमेज के अंदर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। A population has certain attributes whereas an individual does not। मैंने कहा आपसे कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक जनसंख्या में होते हैं, एक व्यक्ति बने होते हैं। जैसे मैंने कहा बर्थ रेट, जन्म दर, एक व्यक्ति का जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, एक व्यक्ति का जन्म हुआ था उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन एक व्यक्ति का बर्थ रेट नहीं होता है, एक व्यक्ति का डेथ रेट भी नहीं होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट ए पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ। एक जनसंख्या एज ए होल के उसमें जन्म दर को निकाल सकते हो आप और मृत्यु दर को आप निकाल सकते हो आप, ठीक है। इन ए पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ के। तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति जन्म दर कितना है, प्रति व्यक्ति मृत्यु दर कितना है, हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो आगे बात करते हैं हम।
The rate hence expressed are changes in number, increase or decrease within the respect of the member of the population के। तो क्या होता है बेटा कि एक जीवित जीव, एक सिंगल इंडिविजुअल का अपना कोई बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं होता है, जबकि एक पॉपुलेशन का अपना एक बर्थ रेट डेथ रेट होता है जो बतलाता है कि किसी भी इंडिविजुअल की तुलना में कितना तेजी, जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितनी तेजी से वो कम हो रही है। कम हो रही है मतलब डेथ रेट की बात कर रहे हैं, बढ़ रही है मतलब हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल रखा है एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। एक झील में इफ इन ए पॉन्ड देयर वेयर 20 लोटस प्लांट, एक झील के अंदर जो है 20 जो है वो कमल के पौधे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड, रिप्रोडक्शन हुआ 8 नए प्लांट उसके अंदर ऐड हो गए। ठीक है, 20 ओल्ड प्लांट थे, 8 नए प्लांट ऐड हो गए। टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया इसका? 28 हो गया इसका। ठीक है, मतलब 8 जीव बढ़ गए एक साल के अंदर के। तो आपने क्या किया, आपने बर्थ रेट को कैलकुलेट किया, आपने 8 बढ़ गए हैं। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, ये कितना था, ये बढ़ने, ये चेंज जो नंबर आया कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया है। एक साल में 8 बढ़ा आपने, तो आपने क्या देखा, और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, वो 20 थी, तो आपने निकाला, आपने कहा कि 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर के, यानी तकरीबन 0.4 संतानें जो है वो एक साल में एक लोटस के पौधे की तुलना में बढ़ा के। यदि आप परसेंटेज में शो करेंगे तो आपको परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि दरअसल क्या हो रहा है, दरअसल हो ये रहा है यहां पे कि जो है कि आपने क्या किया, बर्थ रेट को निकाला। कैसे निकाला बेटा बर्थ रेट को? हमने कहा कि कितना है चेंज इन दी पॉपुलेशन, हमने बोला कि चेंज इन दी पॉपुलेशन, चेंज इन दी पॉपुलेशन ऑब्लिक इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, इससे क्या निकाल लिया हमने, क्या बर्थ रेट था उसको निकाल लिया हमने यहां पे के। तो हमने कहा जो इनिशियल पॉपुलेशन 20 थी, नए प्लांट 8 बने, रिप्रोड्यूस होकर नए 8 बने, करंट पॉपुलेशन 28 हो गया। तो आपने क्या किया, 8 जो कि क्या था, चेंज इन पॉपुलेशन, उसको रखा आपने, इनिशियल पॉपुलेशन 20 था उसको रखा आपने, और आपको आ गया कि 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर बढ़ रहा है आपको के। ठीक, अब डेथ रेट को कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या देखा कि इफ 4 इंडिविजुअल इन ए लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एक सही वीक के, एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर जो है वो 4 मक्खियां, 4 ड्रोसोफिला फ्लाई या फ्रूट फ्लाई मर गई 40 में से। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि चेंज इन पॉपुलेशन, अगेन फार्मूला सेम है, चेंज इन पॉपुलेशन 4, इनिशियल पॉपुलेशन 40। तो क्या किया, आपने कहा कि 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक जो है उसका डेथ रेट है, ये उसका मृत्यु दर है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, तो याद रखिए पर कैपिटा जब वर्ड यूज करते हैं ना कि पर कैपिटा, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर संदर्भ में के, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट का मतलब हम बोलते हैं ना पर कैपिटा इनकम, कि भारत में एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब भारत का, इंडिया का जितना भी टर्नओवर है, जितना पैसा इंडिया के पास में है, उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो हर व्यक्ति का आपके पास कितना पैसा उसके पास होना चाहिए वो निकल के आ जाता है, पर कैपिटा इनकम है वो। ठीक है, ऐसी पर कैपिटा डेथ रेट कि हर व्यक्ति के ऊपर मृत्यु दर कितना है, पर कैपिटा बर्थ रेट हर व्यक्ति के ऊपर कितना जन्म दर है वो मालूम चल जाता है। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, चेंज इन पॉपुलेशन ऑब्लिक इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। के अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं बेटा, कितना फीमेल पॉपुलेशन कितना है एज कंपेयर टू दी मेल पॉपुलेशन, जो हमको सेक्स रेट को, सेक्स रेशियो को बतलाता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज आइदर ए मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। के याद रखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक व्यक्ति जो है, एक जीवित जीव या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन जबकि पॉपुलेशन जो है वो मेल या फीमेल, पॉपुलेशन क्या होगी, वो बेसिकली सेक्स रेशियो को शो करेगी। पॉपुलेशन में भी मेल और फीमेल मेंबर होंगे, हम बोल सकते हैं कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लागू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 60% पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल। ठीक है, ये क्या हो गया, सेक्स रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। तो मैंने फिर आपसे कहा कि एक दिए गए समय पर पॉपुलेशन में भी अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि इंडिया में सबसे अधिक यंगस्टर्स हैं, जापान में ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं। तो हर पॉपुलेशन का अपना एक एज पिरामिड होता है, एज स्ट्रक्चर होता है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन per percent individual of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called the age pyramid। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यंग लोगों को रखा आपने
फिर मिडिल एज के लोगों को रखा आपने, फिर आपने ओल्ड एज के लोगों को रखा आपने के, और ऐसे पिरामिड को आपने तैयार किया। तो आपने क्या देखा, यदि पिरामिड ऐसा होगा मतलब यंग लोग अधिक है, मिडिल कम है और ओल्ड सबसे कम है के। और पिरामिड यदि मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा पिरामिड मैंने बना दिया, ठीक है, क्या मतलब है ये, यंग, मिडिल एज के और ये ओल्ड, मतलब ओल्ड लोग ज्यादा हैं, यंग लोग कम है, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन में जिस अलग अलग आयु ग्रुप के हमने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने जो है वो हमने कहा कि लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज, फिर हमने कहा 21 से लेके 45 ईयर ऑफ एज, फिर हमने कहा 45 से लेके 65 ईयर ऑफ एज, फिर हमने कहा अबव 65 ईयर ऑफ एज के। तो इसका मतलब हमने अलग अलग ये क्राइटेरिया हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे हमने अरेंज किया पॉपुलेशन को, तो उससे एज पिरामिड बनता है, ठीक है, क्लियर। For human population, the age pyramid generally show age distribution of male and female in diagram. The shape of pyramid reflect the growth status of a population. Very IMP. ठीक है, देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन हम की बात करें हम, तो ये हमको एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है डायग्राम के अंदर, मेल और फीमेल पॉपुलेशन को भी शो करता है, ठीक है। और हम इसके पिरामिड के शेप को देख के पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है, स्टेबल है कि डिक्लाइनिंग है, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि पॉपुलेशन ग्रोइंग है तो कैसा कैसा होगा, ये ऐसा पिरामिड देखने मिलेगा। पॉपुलेशन यदि स्टेबल है तो हमको ऐसा देखने मिलेगा। पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है ठीक है, क्या मतलब, ओल्ड, मिड एंड यंग, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ओल्ड पॉपुलेशन के, तो आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है या ग्रोइंग है, ये हमें मालूम चल जाता है इससे। देखिए आप एनसीईआरटी का ही इमेज है, बड़ा इंपोर्टेंट इमेज के, आप देख रहे हैं जो पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है उसको हमने क्या किया, प्री रिप्रोडक्टिव। ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जो यंग किड्स हैं उनकी बात की हमने कहा कि सपोज हमने कहा कि दे आर दी बिलो 18 ईयर ऑफ एज, हमने कहा कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, प्यूबर्टी के पहले ने, बिफोर प्यूबर्टी वाली पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे मान लो शामिल किया हमने, ठीक है। 12 ईयर भी एज ले सकते हैं यहाँ पे हम, डिपेंड करता है। तो हमने क्या कहा, हमने प्री रिप्रोडक्टिव जो एक्टिवली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों को हमने शामिल किया यहाँ पे के प्री रिप्रोडक्टिव के, फिर रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को शामिल किया हमने और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को शामिल किया कि ये बेसिकली यंग हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। ये समझ लीजिए आपकी जो है वो दे आर किड्स हो गए और जो है वो न्यू यंग हो गए इसके अंदर, और दूसरा वाला ग्रुप जो है मिडिल एज का होगा या यंग ग्रुप होगा, ठीक है। तीसरा वाला ओल्ड एज ग्रुप होगा। तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 3 हिस्सों में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। बजाय हमने नंबर के एज देने की बजाय हमने क्या किया, 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन में अभी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, दे आर मैच्योरिंग इन अंडर दी गोइंग अंडर दी मैच्योरेशन, दे आर एडोलेसेंट इन एज। एक वो जो यंग हो चुके हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है के, और एक वो जो ओल्ड एज के हैं, अब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है या रिप्रोड्यूस जो नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यदि किसी पॉपुलेशन में आपको बच्चे बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, आपको यूथ जो है वो यंगस्टर्स, किड्स आपको अधिक दिखाई पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू दी रिप्रोडक्टिव ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ओल्ड और मिडिल एज के लोगों की तुलना में, मतलब पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक, ये भारत की पॉपुलेशन है, ठीक। स्टेबल पॉपुलेशन की हम बात करें, मतलब ये है कि यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है उसके बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको जो बच्चों की संख्या है, जो यंगस्टर की संख्या है, वो भी तकरीबन जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप की संख्या उसके ऑलमोस्ट बराबर के आसपास है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि वो जो यंगस्टर्स हैं वो अपने से पहले वाले जीवों, अपने से पहले वाले रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। बेसिकली इट इज ए रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन, कि नीचे वाले यंगस्टर्स ऊपर वाले को रिप्लेस कर देंगे, फिर नीचे जो बच्चे होंगे वो भी उतनी संख्या में होंगे। यूरोप के अंदर ऐसा है, यूरोप के अमेरिका में ऐसा है। तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, के डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा, बच्चे दिखाई कम है, काफी कम बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, और आपको उसके ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग भी ज्यादा देखने मिलेंगे आपको कंपैरेटिवली किड्स, यंगस्टर्स के। तो ये पॉपुलेशन है जापान की, ठीक है, यहां पे डिक्लाइनिंग दिखाई पड़ रही है हमको ये। तो ये तीनों दिमाग में रखना, के एंड सबसे नीचे आएगा
प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यंग लोगों का ग्रुप आएगा इसमें, ठीक है, जो एडोलेसेंट लोग हैं, किड्स हैं वो आएगा, बच्चे हैं वो आएगा, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आएगा, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आएगा। तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल अधिक संख्या में होते हैं, जबकि स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग बराबर होते हैं। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो रिप्रोडक्टिव की तुलना में संख्या में कम होता है, ठीक है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन के एज पिरामिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस ए लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। देखो अब क्या जो जनसंख्या का साइज है वो हमको काफी कुछ बताता है हैबिटेट के बारे में। व्हाई इंडिया इज हैविंग मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। बार बार मैं उनका नाम क्यों लेता हूं, वहां पे पॉपुलेशन काफी कम है। कि कभी आपको मौका मिलेगा जाने का नॉर्वे या फिनलैंड जाने का, किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, जब डॉक्टर बन जाएंगे आप, तो आप देख के आश्चर्य पड़ जाएंगे। इतना बड़ा एयरपोर्ट ओस्लो के अंदर खाली पड़ा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, 2-5 लोग दिखाई पड़ेंगे आपको। पेट्रोल पंप पे जाइए, कोई आदमी नहीं है, अपना पेट्रोल निकालिए, भर लीजिए और कार्ड स्वैप कर दीजिए। कार्ड स्वैप कीजिए, नंबर डालिए, पेमेंट होगा, फिर पेट्रोल ले लीजिए। शॉप पर जाएंगे, इट मे बी पॉसिबल, केवल कैमरा लगा हो, कोई हो ही ना शॉप के ऊपर, अपना सामान लीजिए, बिल भरिए, आ जाइए। मतलब इंसान देखने के लिए किसी से पता पूछना कि भाई साहब कहां लेफ्ट मुड़ जाए कि राइट मुड़ जाए, नोबडी इज देयर। भारत में आपको किस पता पूछना है, आपने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब ये एड्रेस कहां पर है, बाजू से चलता आदमी रुक जाएगा, कहां जाना है, शर्मा जी के यहां, अरे पप्पू गुड्डू शर्मा जी के यहां, अच्छा शर्मा जी के यहां, चलो छोड़ के आते हैं शर्मा जी के यहां। फालतू आदमी बहुत है, छोड़ दे चल दिए। पता पूछा आपने, अरे नहीं भैया हम तो शर्मा जी घर नहीं जाना, उनके बाजू में जाना। अच्छा राम जी भाई के घर जाना है, चलो ले चलते हैं। वहां आदमी नहीं मिल रहा, यहां भर भर के आदमी है। वहां आप जाओ यूरोप में कहीं भी या अमेरिका, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो ट्रॉली होती है ना, इसमें सामान रखते हैं आप, वो ट्रॉली लगी होती है, आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप कीजिए, पैसा कट जाएगा, फिर ट्रॉली बाहर निकलेगी और ट्रॉली में सामान रखिए, अपना बाहर निकालिए सामान और ट्रॉली को बाहर जाके लगा दीजिए आप, ठीक है। फिक्स जगह पे लगाना पड़ेगा आपको खुद ही, नहीं तो आपका पेमेंट जो कटा है ना वो डबल कट जाएगा। ट्रॉली यदि नहीं मिली उनको, आपको लगा दोगे तो आप कुछ पेमेंट वापस हो जाएगा आपका। अच्छा इंडिया में क्या है, एयरपोर्ट पे उतरे आप, 10 लोग बाहर खड़े हैं, सर मैं सामान रखवा दूं, मैं रखवा दूं। आपने कहा ठीक है जाओ, तो एक आदमी आपको पूरा सामान रखाएगा, अंदर छोड़ के आएगा, आपको ट्रॉली मिलेगा, कोई पैसा नहीं, फ्री ट्रॉली, बेहतर सर्विसेज। ये इंडिया के अंदर सारा खेल पॉपुलेशन का है, सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। वहां मैन पावर इतना महंगा है कि लोग अपने घरों में मशीनरी लगाना पसंद करते हैं, किसी से काम करवा लें, खाना पकवा लें, ये सोचने में ही नहीं आता है, इतना महंगा है। हमारे यहां पर एक काम के लिए 4-4 आदमी रखे होता है। कुछ लोग ऐसे कि भैया हम तो बस देखने आए थे, ये काम कर रहा है, मैं तो साथ में आ गया था, ऐसे है। तो पॉपुलेशन जो होता है, अब प्रश्न उठता है कि व्हाई वी हैव सो मच पॉपुलेशन, बिकॉज दिस इज द क्लाइमेट दैट इज मोर सुटेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन रेट है, सक्सेस रेट, जो रिप्रोडक्शन का सक्सेस रेट अधिक है, रिप्रोडक्शन मोर इजीली यहां पर हो रहा है एनिमल्स करके। मतलब ये कि एवरीथिंग इज लाइक कि प्यूबर्टी से लेकर एवरीथिंग के मोर फर्टिलिटी रेट, मोर सर्वाइवल रेट के यदि हम बीमारियां छोड़ देना तो इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एनवायरमेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रोथ का। अब वो कैसे होता है, अब मोर्टेलिटी रेट है, वो सब हमारे नेग्लिजेंस के कारण है, लेकिन अदरवाइज यदि ह्यूमन, देखो आप खुद सोचो ना कि ह्यूमन पॉपुलेशन यही ज्यादा क्यों है, बाकी क्योंकि यहां पर वेदर ऐसा है ना, इंसान के लिए बेहतर वेदर है, मतलब दिस इज द बेस्ट हैबिटेट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। एक जमाने में अफ्रीका भी अच्छा था, अभी एशिया सबसे अच्छा है। वेदर बदलता रहता है, क्लाइमेटिक रीजन बदलते चले जाते हैं धीमे धीमे, अब वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये हैबिटेट के स्टेटस के बारे में बतलाता है। whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it be
outcome of competition with another species, the impact of predator or effect of the pesticide population application, we always evaluate them in terms of any change in population size. अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है हमें, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मतलब हम किसी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस की बेटा स्टडी कर रहे हो। मेरी बात ध्यान सुनेगा, मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़कर इसलिए समझाता हूं क्योंकि क्या होता है, ये पैराग्राफ से ही क्वेश्चन निकल के आता है और एनसीईआरटी हमको वर्ड टू वर्ड समझ में आना चाहिए। तो क्या बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है कि यदि हमें किसी इकोलॉजिकल प्रोसेस को पॉपुलेशन में देखना हो, जैसे कि हमें पता लगाना हो कि एक जगह पर कुछ स्पीसीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, एक प्रजाति एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को मार रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसका पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ेगा। सपोज हम बात करते हैं कोरोना वायरस चाइना के अंदर जो है वो फैल गया, हुवाई प्रोविंस के अंदर, वुहान सिटी में। अब बताइए क्या वुहान सिटी की ओर जाने वाले टूरिस्ट संख्या में कम हुए कि नहीं हुए? ना, जीरो। लोग मूवी जा ही नहीं रहे, लोग शहर के तरफ। माइग्रेशन, वहां से बाहर निकलना, इमिग्रेशन, माइग्रेशन सब बंद। और जो लोग वहां प्रेजेंट थे बाहर के, वो भी बाहर निकल गए, भैया निकल के किस तरह बाहर जाते के। अब कई दिनों तक लोग वहां उस शहर में जाना नहीं चाहेंगे। किसने? एक वायरस ने, जो कि एक सच्चे अर्थों में एक ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, उसने इतना डर फैला दिया, इतना उसने लोगों को अफेक्ट कर दिया उसने, कि लोग छोड़ के भाग गए शहर, पूरा रुक गया। जो पॉपुलेशन होता ना, उसमें आपका माइग्रेशन, इमिग्रेशन वो भी शामिल होता है उसके अंदर, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, वो भी पॉपुलेशन के अंदर आता है, वो सब रुक गया। तो कोई भी तरह का कंपटीशन है कि वो कंपटीशन यदि दो प्रजातियों के, जैसे मान लो कहीं पे किसी जगह पर, इमेजिन करते हैं कोई एक गांव था, उस गांव में तकरीबन 500,000 लोग रहा करते थे, बड़े खुशी खुशी लोग रह रहे थे कि सडनली क्या हुआ, वहां पर जो है वो ऐसा हुआ कि उस गांव के आसपास में जो है वो कुछ टाइगर आ गए, 15-20 टाइगर का एक ग्रुप पूरा वहां पे आ गया, और वो टाइगर का ग्रुप जो है वो लोगों के जानवरों को खाने लगा, किसी आदमी को भी उठा उठा लिया, पूरे गांव में खबर फैल गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और ये झोपड़ियां सुरक्षित नहीं है, आपको गांव को कुछ दिन के लिए खाली करना, जाना पड़ेगा यहां से। कुछ लोगों के घर पक्के थे, उन्होंने बोला भी हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जा रहे। लेकिन जिनके लोग घर कच्चे थे, उन्होंने कहा नहीं भैया खेतों में तो सो रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, हम तो गांव छोड़ के जा रहे हैं। वो अपना सामान बटोरा उन्होंने और कुछ दिन के लिए गांव से बाहर चले गए। टाइगर के कारण कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, पॉपुलेशन में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एक शिकारी वहां पर आ गया, एक टॉप कॉर्निवल एनिमल वहां पे घूम रहा है जो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है। अब क्या होगा? अब संघर्ष होगा। ह्यूमंस अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि उस टाइगर को मारने के लिए, होगा, फाइनली जीतेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स ही। लेकिन तब तक पॉपुलेशन अफेक्ट क्या, फ्लक्चुएट क्या? टाइगर का पॉपुलेशन पहले अधिक था, अब पकड़ पकड़ के उसको चिड़ियाघर में भेजना शुरू कर दिया, पकड़ के जंगलों में छोड़ दिया, उसको नेशनल पार्क में डाल दिया, पकड़ का उसको कुछ को मार भी दिया जो आदमखोर टाइप के टाइगर थे। टाइगर की पॉपुलेशन 14 से अब 4 रह गई। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, कुछ लोग शिफ्ट हो गए थे, फिर वापस लौट के आ गए। ये जो टाइम जोन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। लोग चले गए, फिर लोग लौट के आए, टाइगर आया, टाइगर का ग्रुप आया, खत्म हो गया, हटा दिया उसको के। तो ये जो परिवर्तन है संघर्ष के अकॉर्डिंग, ये नेचर में लगातार चल रहे होते हैं। ये भी पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है। फिर देखिए है ना, इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर, दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन के। फिर अब आप इंसेक्ट की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें, किसी खेत में आपने जो है वो इंसेक्टिसाइड को छिड़का, आपने पेस्टिसाइड को छिड़का, आपने देखा कि पहले बहुत सारी तितलियां आया करती थी फूलों पर बैठने के लिए, अचानक से वो बटरफ्लाईज आना बंद हो गई, कम दिखाई पड़ती है, पॉपुलेशन नेगेटिव में चला गया उसका। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट भी हम जो है वो पॉपुलेशन के साइज में देख सकते हैं, कब पॉपुलेशन बढ़ रही है, कब घट रही है। The size in nature could be as low as 10 Siberian crane at Bharatpur wetland in any year के। अब ये साइज कितना छोटा भी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि इस बार मान लिया हमने कहा कि भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी में जो है वो वहां पर राजस्थान के अंदर केवल 10 से कम साइबेरियन क्रेन, 8 साइबेरियन क्रेन वहां पर आए। ठीक है, या हमने कहा कि वहां पे एक तालाब में जो है एक झील थी, उसमें क्लेमाइडोमोनास की जनसंख्या बढ़कर जो है वो मिलियंस में हो गई, बड़ी संख्या में एल्गल ब्लूमिंग हो गई, बड़ी संख्या में क्लेमाइडोमोनास संख्या में बढ़ गए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है।
जनरली एल्गल ब्लूमिंग वर्ड का यूज हम ब्लूमिंग एल्गी के लिए करते हैं, लेकिन एल्गी कोई भी एल्गी संख्या में बढ़ती है वो ब्लूम, उसे हम ब्लूमिंग ही कहते हैं, पर टेक्निकली इस वर्ड का यूज हम ब्लूमिंग एल्गी के लिए करते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल दी पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? लेटर एन से। के पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लेटर एन से डिनोट करते हैं और इसको हम जो है वो नॉट, देखिए अब इंटरेस्टिंग बात ये कि पॉपुलेशन डेंसिटी को केवल और केवल नंबर से मेजर करने से काम नहीं बनेगा। ठीक है। कई बार इसका इंपैक्ट डिफरेंट टाइप का होता है। कई बार क्या होता है, कोई जो जीव आपको संख्या में अधिक दिख रहा है, जिसकी डेंसिटी हायर साइड है, उसका इंपैक्ट कम होता है। और कई बार कोई एक जीव जो संख्या में आपको कम दिखाई पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट इकोसिस्टम पर अधिक होता है। चलिए देखते हैं। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। के हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज ऑलवेज करेक्ट। के मैथ्स हमेशा हमको लगता है कि वो सही है, कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, ये मैथमेटिक्स है जो आंकड़ों पर बचलता है, जो कहता है कि आपसे कि ये ऐसा जोड़ोगे तो इतना आएगा, घटाओगे इतना आएगा। पर बायोलॉजी इज नॉट मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में जोड़ने पर 2 और 2 5 हो सकते हैं, 2 और 2 3 हो सकते हैं। बायोलॉजी डिफरेंट है। बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ। यहां पर आप जीवन में फिक्स नहीं होती चीजें। लाइफ इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग विद द नेचर। प्रयोगशाला है एक। प्रकृति अपने आप में एक बड़ी प्रयोगशाला है जहां पर जीवन में नई लगातार नई घटनाएं घट रही होती हैं, तो परिणाम क्या निकलेंगे ये हम नहीं जानते ज्यादा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना आपसे कि संख्या, केवल संख्या की बात करें हम, तो कई बार वो आंकड़े मीनिंगलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन आंकड़ों के मीनिंगलेस होने का मतलब क्या है? हमने कहा आपसे कि किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर मेरे नीट के अंदर जो है वो 97 परसेंटाइल मेरे आए। इमेजिन करते हैं 97 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल डिफरेंट होता है, टॉपर से कैलकुलेट करते हैं। 97 परसेंटाइल आए, लेकिन मुझे कॉलेज तो जो है बिल्कुल सबसे पीछे वाला कॉलेज मुझे मिला, मेडिकल कॉलेज। साउथ में कोई कॉलेज मिला मुझे, सेमी प्राइवेट टाइप का कोई कॉलेज मिला मुझे, है ना, कुछ गवर्नमेंट फंडेड है, कुछ सरकारी सीटें उसके अंदर। 97 बोला सर मेरे तो 97 परसेंटाइल है। आप सोचिए मैं कितना इंटेलिजेंट रहा हूंगा, पर नहीं। अब हम इस आंकड़े को हमने डिकोड किया कि भाई 97 परसेंटाइल ऐसा कैसे हो गया। मालूम चला कि भाई जो टॉपर था उसके तो 100%, 99.99 परसेंटाइल है उसके, जो टॉपर आदमी है एम्स दिल्ली के अंदर, एएफएमसी के अंदर, सीएमसी वेल्लोर के अंदर, तो टॉपर आदमी जो है वो 99। तो आपने क्या देखा? आपने कहा अच्छा 99.99 परसेंटाइल से लेके 97 परसेंटाइल के बीच में हजारों स्टूडेंट प्रेजेंट है, हजारों प्रेजेंट के। तो एक अकेला डेटा आपने 97 परसेंटाइल बोल दिया, ये कंफ्यूजिंग था। ये उसके आगे का डेटा क्या था वो इंपॉर्टेंट था, पीछे का डेटा क्या था वो भी इंपॉर्टेंट था, कि आपकी पोजिशनिंग कहां पर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के। हो सकता है कभी पेपर टफ आए तो जो गैप है 97 और 99.99 परसेंटाइल के बीच का जो गैप है उसमें कम स्टूडेंट हो सकता है इसको अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो आंकड़े जो डेटा होता है वो अकेला डेटा मिसलीडिंग होता है। तो आंकड़ों से कई बार हम जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो केवल पॉपुलेशन डेंसिटी देखकर हम ये बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी अधिक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, और इसकी डेंसिटी कम है इसलिए इकोसिस्टम में कम इंपॉर्टेंट है। ये कहना ठीक नहीं होगा। जैसे कि एक एरिया में, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक एरिया में 200 जो है वो कैरेट ग्रास, गाजर घास बोलते हैं इसको हिंदी में हम, गाजर घास के प्लांट है, पार्थेनियम हाइस्टोफोरस के। वेरी वेरी आईएमपी याद रखना, इट इज द मोस्ट ट्रबलसम लैंडबीड इन इंडिया। ये भारत के अंदर सबसे प्रॉब्लमेटिक जो है वो खरपतवार है, जमीन पर उगने वाला सबसे खतरनाक खरपतवार जो इंडिया के अंदर उगता है, जो क्रॉप प्लांट से कॉम्पीट करता है, उनको डैमेज करता है, उसका नाम है कैरेट ग्रास के, पार्थेनियम हाइस्टोफोरस के। इसके 200 प्लांट एक एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसी एरिया में केवल एक अकेला बरगद का पेड़ प्रेजेंट है, एक बनियान ट्री है जिसके बड़ा सा बरगद का पेड़ है। अब सोचिए केवल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात से आपको ऐसा लग सकता है कि कैरेट ग्रास इज मोर इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम, इसलिए ये 200 की डेंसिटी में यहां प्रेजेंट है, जबकि बरगद का पेड़ तो एक अकेला है। पर अब की बात तो उल्टी है, जो कैरेट ग्रास का इकोलॉजिकल इंपैक्ट है उससे कई गुना अधिक इकोलॉजिकल इंपैक्ट उस बरगद के बड़े पेड़ का है। ठीक है, अब देखिए स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी
ऑफ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लो है, कम है एज कम्पेयर टू द कैरेट ग्रास, ठीक है। लेकिन यदि आपने बरगद के पेड़ का रोल देखेंगे, आप कम्युनिटी में आप उसका एक बड़ा सा बरगद का जो पेड़ है उसमें कई सारे बर्ड्स वहां रहते हैं, कई सारे पक्षियों का घोंसले वहां पर बने हुए हैं, वो कई बड़ी मात्रा में जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, कई सारे जो है हर्बीवोर उस पर डिपेंडेंट होते हैं, कई सारा मतलब वो इकोसिस्टम में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, रेनफॉल पैटर्न को भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब एवरीथिंग है जो एक बड़ा पेड़ कर सकता है, ऐसे कई सारे काम कर रहा है वो पेड़, जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो रन भी कर रहा है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, हम कह सकते हैं की स्टोन स्पीसीज, हम एक वर्ड यूज करते हैं की स्टोन स्पीसीज। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है वो होता है फिग ट्री, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे फिग ट्री होता है। फिग ट्री में अंजीर लगता है, फिग लगता है, संख्या में कम होते हैं लेकिन बड़ी संख्या में इनमें फिग लगता है। जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, वहां भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हैवी रेन्स होते हैं पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग वहां पे ज्यादा रेन होते हैं, तब एनिमल्स ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, तो वो अधिकांश एनिमल जो फिग खाते हैं उसी पर सर्वाइव करते हैं। वो तो वो जो फिग ट्री होता है उसका जो फिग है वो एनिमल्स के लिए विपत्ति के समय, एडवर्स टाइम में बड़ा भारी सहारा था। वो पूरे इकोसिस्टम को सर्वाइव किया उसने। तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फिग ट्री है वो की स्टोन स्पीसीज है, एक ऐसा मील पत्थर है जिसको हटा देने पर पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। यदि आपने की स्टोन स्पीसीज को काट के हटा दिया आपने तो इकोसिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। हम आगे बात करेंगे जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब। अभी हम इतना समझ गए हैं कि किसी जीव की केवल पॉपुलेशन डेंसिटी देखकर हम उसके महत्व का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहां पे कहा हमने कैरेट ग्रास की डेंसिटी और बनियान ट्री की डेंसिटी में फर्क था, लेकिन बरगद का पेड़ जो था उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उनसे अधिक था, ठीक है। In such cases, the percentage cover और biomass is more meaningful measure of the population। अब यहां पर एक दूसरी बात है, अब इसका मतलब यह हुआ कि आपने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जो बरगद के पेड़ की का नंबर 1 था, अकेला था, बरगद का पेड़ संख्या में 1 था और जो गाजर घास के प्लांट थे वो संख्या में, बरगद का पेड़ संख्या में 1 था, ठीक है, जो गाजर घास के प्लांट थे संख्या में वो 200 थे। आपने कहा कि देखो नंबर की बात की तो कंफ्यूजन हुआ, अब एक काम करो, नंबर की बात मत करो, लिविंग कंटेंट की बात करो, कितना लिविंग कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, बायोमास की बात करो। तो आपने कहा कि एक बरगद के पेड़ का वजन यदि निकालेंगे ना कई हजार किलो में आएगा, मतलब 2000 किलो हो सकता है, बड़ा पेड़ है, भारी पेड़ है। तो मैंने कहा चलो, मैं इमेजिन कर, मैंने कहा 1000 किलो आया, 10 क्विंटल आया ना भाई, 1 क्विंटल में 100 किलो हुआ, 10 क्विंटल 20 क्विंटल आया, ठीक है। गाजर घास को 200 गाजर घास को काट के निकालो वजन उसका, मामूली कुछ किलो वजन आएगा। तो आपने लिविंग कंटेंट बायोमास की बात की तो कौन आगे निकल गया, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आगे निकल गया, है ना। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि तालाब के अंदर कितने क्लेमाइडो मुनासे सबको गिन ले हम। आपने सोचा कि जितने फाइटोप्लैंक्टन्स तालाब के अंदर प्रेजेंट है सबको गिन लेता हूं मैं। आपने गिनना शुरू किया तालाब में, एक तरफ से पहले वाला डिवाइड कर गया, 2 4 6 हो गए। अरे हम गिनते वो यहां पर आए, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, उधर बढ़ते यहां तक आए, उधर की संख्या बढ़ गई, फिर यहां छोड़ के वहां पर गिनने लगे, यहां का संख्या बढ़ गया, फिर कुछ मर गए कुछ बढ़ गए, सर पकड़ लिया। अरे ये इतना रैपिडली टाइम, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट देम। तो क्या करेंगे, ठीक। समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसी समस्या से निपटने के लिए हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि कुल डेंसिटी, कुल कितना, एब्सोल्यूट फिगर नहीं चाहिए हमको, हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए हमको, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी की बात हम करते हैं यहां पे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक आपके पास में, ठीक है, हम बेटा एग्जांपल ले रहे हैं, समझना अच्छे से, और पूरा ध्यान कहानी पे दीजिए, स्टोरी पे, पूरा चैप्टर एक स्टोरी के समान है। मैंने क्या कहा, 3 तालाब है हमारे पास, एक तालाब ये है, तालाब ए है, एक पॉन्ड जो है वो बी है, ठीक है, एक पॉन्ड सी है, ठीक है। 3 तालाब है हमारे पास, तीनों तालाब में हमने मछलियां पाल रखी हैं। अब किस तालाब में कितनी मछलियां हैं, ये हमको बड़े बड़े तालाब हैं, ए बी सी बड़े बड़े तालाब हैं, उनमें मछलियां पाल रखी हैं। पता लगाना है हमें किस तालाब में ज्यादा मछलियां हैं, ठीक है, तरीका एक है।
अंदर तालाब के अंदर जाइए, स्कूबा डाइविंग कीजिए, मछली गिनिए, ये 1 2 5 6 8 10 15, अरे कहां चलेगी 15 नंबर वाली, फिर से आ गई, अरे एक तो ये कर लीजिए है, या तरीका नंबर 2 ये, कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, एक मछली पकड़ने का जाल लीजिए, सेम साइज का जाल लीजिए, तालाब ए में डालिए, तालाब बी में डालिए, तालाब सी में डालिए, सेम टाइम के लिए डालिए, निकाल लीजिए। आपने देखा कि तालाब बी में जब मैंने जाल डाल के निकाला तो मेरे को 100 फिश मिली जाल के अंदर, तालाब सी में मेरे को 5 फिश मिली, तालाब ए में मेरे को जो है वो 20 फिश मिली। तो आपने क्या कहा कि सबसे अधिक मछलियां किस तालाब के अंदर है, जो आपका पौंड है, बी पौंड है या बी लेक है, उसके अंदर सबसे अधिक मछलियां प्रेजेंट है, और सबसे कम कहां है, सी में प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, क्या आपने एक्चुअल डेंसिटी निकाला, क्या एक्चुअल नंबर गिना आपने, नहीं, आपने एक्चुअल नंबर नहीं गिना, आपने कंपेयर किया। आपने कहा कि तालाब बी में जाल डाला हमने तो 100 मछलियां मिली हमको, तालाब सी में हमको 5 ही मिली, तालाब ए में 20 मिली हमको, मतलब डेंसिटी में फर्क है, हाईएस्ट डेंसिटी तालाब सी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्लियर। For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. ठीक है ना, जो मैंने वही एनसीईआरटी में लिखा कि आप तालाब में डालते हैं, मछली पकड़ते हैं, आप तो आपको मालूम जाता है कहां पे डेंसिटी अधिक है, कहां पर कम है। ठीक है, तो वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। तो हमने क्या एक्चुअल पॉपुलेशन गिना, नहीं गिना, लेकिन हमको डेंसिटी का अंदाजा लग गया। यहाँ पे जब टाइगर सेंसस करते हैं, आप देखिए नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सेंसस करते हैं, टाइगर रिजर्व के अंदर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पग मार्क और फीकल पैलेट का इस्तेमाल करते हैं। हम टाइगर सेंसस करते हैं, टाइगर की संख्या गिनते हैं, तो उनके पैरों के निशान को हम काउंट करते हैं। याद रखिएगा, हर टाइगर का पैरों का निशान डिफरेंट होता है, पहले वाला टाइगर, उसके नाखून का टाइप, उसका पैरों का पग मार्क जो है वो डिफरेंट होता है। पग मार्क का मतलब उसके पैरों के निशान, पंजे का निशान के, तो हर टाइगर का पंजा यूनिक होता है, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि किस टाइगर का पंजा हुआ के, तो इसलिए वो कंफ्यूज भी नहीं करता हमको, तो हम पग मार्क करते हैं। फीकल पैलेट्स भी डिफर करते हैं, उसको भी काउंट करके हम टाइगर का पता लगा लेते हैं। ठीक है, हालांकि अब ये मेथड पुरानी पड़ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि जितने टाइगर हैं सबको हमने जो है वो बायोमेट्रिक चिप लगा देते हैं, उनके हम जो है गले में एक रिब लगा देते हैं, इनको एक बार पकड़ते हैं, बेहोश करते हैं, चिप लगा देते हैं, और उससे हमें मालूम चलता है कि वो टाइगर कहाँ मूव कर रहा है। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए टाइगर के पगमार्क यहां पर दिखाई पड़ रहा है हमको, तो मेल और फीमेल के पगमार्क, टाइगर के पगमार्क में फर्क होता है। ठीक है, मेल पगमार्क आर बिगर एंड मोर स्पेस बिटवीन द टोज देन द फीमेल काउंटर पार्ट। मेल पगमार्क जो है साइज में बड़े होते हैं और जो टोज के बीच में अधिक गैप होता है। फीमेल पगमार्क जो होते हैं वो छोटे होते हैं और टोज के बीच में गैप कम होता है। ठीक है, एक्चुअली में जब आप पगमार्क देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि जब फॉरेस्ट के अंदर आप पगमार्क देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको। इनको काउंट करके टाइगर की पॉपुलेशन का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी पर आते हैं हम वापस। एनसीईआरटी में ही चल रहे थे हम, एनसीईआरटी में हम कुछ और बात करते हैं। यहां पे द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। मैंने कहा किसी भी जनसंख्या का, जो किसी भी प्रजाति स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो स्टैटिक, स्थिर नहीं होता है। कुछ जीव मर जाते हैं, पॉपुलेशन कम हो जाएगा। कुछ जीवों का जन्म हुआ, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। कुछ जीव माइग्रेट करके बाहर चले गए, पॉपुलेशन कम हो गया। कुछ बाहर से आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गया। मतलब यह है कि बर्थ, जन्म का हुआ, पॉपुलेशन को प्लस किया इसने। ठीक है, बाहर से इमिग्रेशन में बाहर से अंदर आ गए। ठीक है, शिफ्ट हो गए बाहर से, पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, डेथ हुआ, पॉपुलेशन कम हो गया। बाहर चले, माइग्रेशन हो गया, बाहर चले गए, पॉपुलेशन कम हो गया। ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इट देखिए पॉपुलेशन इट कीप चेंजिंग विद टाइम। समय के साथ साथ जनसंख्या बदलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग दी फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। के सिंपल सी बात है, देखो ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी एनिमल का थोड़ा फर्क है कि ह्यूमन बींग्स चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। हम परिस्थितियों को बदलने की साहस रखते हैं। लेकिन यदि आप देखें यहां पे कि मान लो कहीं पे अब होता क्या है, आप खुद सोचिए ना। हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई को कहा जाता है कि मुंबई के ऊपर बहुत भारी प्रेशर है। मुंबई एक ऐसा शहर है, यहां पर जो है वो पूरे इंडिया से लोग जो है यहां पर आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं।
छोटे छोटे गांव, यानी आप मुंबई में देखेंगे तो बहुत सारे जो जो सड़क पे दुकानें खुली हुई हैं, जो यहाँ पे कार ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे जो कई सारे काम में इन्वॉल्व लोग, तो बहुत सारी पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर आई हुई यहाँ पे काम करती है। और वो लोग, जब आपको बता दूं मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैं पर्सनली मैं फेस करता हूँ कि एक पर्टिकुलर मई का महीना होता है, मई के महीने में अधिकांश लोग नॉर्थ इंडिया वाले अपने घर लौट जाते हैं, गांव लौट जाते हैं। उस समय मुंबई के अंदर आपको टैक्सी संख्या में कम दिखाई पड़ेंगी, सड़कों पर टैक्सी कम हो जाएंगी, क्योंकि टैक्सी अधिकांश लोग चला रहे हो। आपका पर्सनल, जैसे मेरा पर्सनल ड्राइवर जब आ जाता है तो बोलता सर मैं किसी को रिप्लेसमेंट भेज दूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगा 1 महीने, छुट्टी मेरी 1 महीने की। 1 महीने बोल के आता, 2 महीने था। मेरा घर का कुक चला जाता है। तो कई सारे लोग जो है वो वहां से यहां आते हैं रोजगार की तलाश में। क्यों आते हैं? क्योंकि बॉम्बे के अंदर जो है रोजगार की अपॉर्चुनिटी बेहतर है। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति ने, मेरे घर में कुक का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व जो है वो मेरे क्लिनिक पर जो है वो रिसेप्शनिस्ट का है, एक नर्स का है, मेरा है, सबका महत्व। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सिस्टम है पूरा, बैलेंस सिस्टम है पूरा। यदि मैं खाना बनाने में वक्त लगाऊंगा तो मैं पेशेंट कहां देख पाऊंगा, आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं? मेरा डब्बा लगा के रख देता है तो मेरे को भोजन मिल जाता है। जो मैं उसको देता हूं उससे उसके घर में सब लोग जो है वो खर्चा चलाता है अपना। मतलब ये कि पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपस में। ये हमें किसी को काम से आंकना नहीं चाहिए कि काम छोटा है कि बड़ा है। काम छोटा कुछ नहीं होता है, सब काम एक जैसा होता है। व्यक्ति की पोजीशनिंग में फर्क हो सकता है, पोजीशनिंग कहां पे वो फर्क हो सकता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा। आप ये सोचिए कि यू हैव टू जस्ट पोजीशन योरसेल्फ कि आप क्या काम करेंगे, ये पोजीशन आपको करना है। पर कोई व्यक्ति यदि कोई छोटा काम करता है, छोटा काम तो बोलना ही बेकार, वर्ड ही बेकार है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है इसको आप छोटा समझते हैं तो आप मूर्ख हैं। मैं देखता हूं कि मुंबई में एक बार एक आध दिन के लिए जो है मुंबई के जो सड़क पर साफ करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने एक आध दिन का स्ट्राइक किया कभी किसी कारण से, कुछ पेमेंट को लेकर कुछ इश्यू था गवर्नमेंट से, जो भी हो, पहले की बात है, काफी साल पहले की। सड़कों पर गंदगी पड़ी हुई थी। एक दिन में जो सड़कें साफ चमकती हुई दिखाई पड़ती है ना, वे सड़कें एक दिन में नजारा बदल गया उनका। एवरीबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के रोल को कम नहीं आंकना चाहिए। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो रोजगार की तलाश होती है, लोग वहां से मुंबई आते हैं। मुंबई में आते हैं तो मुंबई में एक दबाव पड़ता है कि भाई यहां पे रोजगार, अब यहां पे रहना महंगा है, खाना महंगा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। लेकिन वही लोग अपने गांव जाते हैं, जितना वो यहां पे कमाते हैं वो लेके पैसा लेके गांव जाते हैं, दे फील दे आर रिच, वेरी रिच, क्योंकि वहां पर ये पैसा बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली जगह का फर्क पड़ता है। ये तो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट से बात बता रहा हूं के। लेकिन यदि हम पूरी प्रकृति में इकोलॉजी की बात करें, यहां पे तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जब वेदर एडवर्स हुआ तो जीवित जीव शिफ्ट कर गए, बेहतर वेदर की जगह पे चले गए उठ के। जब शिकार अधिक होने लगा तो कुछ जीवित जीव संख्या में कम होने लगे, यहाँ पे उनकी डेथ अधिक होने लगी। तो फूड की अवेलेबिलिटी, अब आप देखेंगे कि कई बार जो वाइल्ड बीस्ट होता है, जंगल के अंदर जंगली भैंसे, वाइल्ड बीस्ट होते हैं, वे भी माइग्रेशन करते हैं समर में। गर्मी के मौसम में वे घास खाने के लिए दूसरे जंगलों में चले जाते हैं। वो फॉरेस्ट के अंदर देखने मिलता है। कई सारे हमको जो है वो अमेरिकन फॉरेस्ट के अंदर, अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर वो देखने मिलता है। ठीक है, देखिए, इनफैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening into the population, whether it is flourishing or declining। के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पॉपुलेशन जो है वो फ्लोरिश कर रही है, बढ़ रही है, या पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा कहा था कि बेटा एक चीज है, जन्म होगा पॉपुलेशन बढ़ेगी, बाहर से लोग अंदर आएंगे, इमिग्रेशन होगा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अंदर से लोग बाहर जाएंगे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन घटेगी, मर जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, whatever might be the ultimate reason, the density of population is in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in 4 basic processes। ठीक है, जैसे मैंने कहा नेटलिटी, जन्म दर की बात की मैंने, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन के नए मेंबर के जुड़ने की, बाहर से एक एरिया से लोग पॉपुलेशन में आके जुड़ गए। ठीक है, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जबकि मोर्टेलिटी, मृत्यु दर की बात करें, पॉपुलेशन कम होगा। और इमाइग्रेशन की बात करें, लोग पॉपुलेशन से बाहर चले गए, पॉपुलेशन घटेगा। ठीक है, नेटलिटी का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ ए पॉपुलेशन।
इससे डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, नर्टिलिटी का मतलब क्या है बेटा कि एक पॉपुलेशन में एक दिए गए टाइम पीरियड में कितने लोगों का जन्म हुआ है, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। मोर्टिलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ, मृत्यु पॉपुलेशन के अंदर एक दिए गए टाइम पीरियड में कितने जीवों की मृत्यु हुई है। इमाइग्रेशन का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो बाहर से आकर पॉपुलेशन में जुड़ गए। इमिग्रेशन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन से बाहर चले गए हैं, दूसरे किसी हैबिटेट में वो शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो देखिए आप फिगर 13.5 देख रहे हैं हम एनसीईआरटी का। ये बोल रहा है कि बाहर एक पॉपुलेशन की इनिशियल, पॉपुलेशन की इनिशियल डेंसिटी थी एन इज द इनिशियल डेंसिटी के, इसमें आई आके जुड़ गया है, इमिग्रेशन आके जुड़ गए, प्लस हुआ इफेक्ट का। ठीक है, बच्चों का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब यह है कि इनिशियल डेंसिटी जो एन थी उसमें वो कितना बढ़ जाएगी, वो एक टाइम पीरियड के बाद में, एक दिए गए टाइम पीरियड के बाद में इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी जो एन है वो कितना बढ़ जाएगा, तो ये होगा बी प्लस आई। मतलब कितना बर्थ हुआ और कितने लोग बाहर से अंदर आए, उतना डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना घटा, तो हमने कहा कि मोर्टिलिटी, जितने जीव मर गए हैं डी से शो किया इसको, वो माइनस हो गया, जितने जीव बाहर चले गए हैं ई से शो किया, वो माइनस हो गया, मतलब डी प्लस ई इतना घट जाएगी पॉपुलेशन। तो हमने ये पूछा आपसे कि अच्छा ठीक है, आपने क्या बोला, आपने बोला बी प्लस आई, बी मतलब बर्थ रेट नेटेलिटी, आई मतलब इमिग्रेशन, अंदर आए जीव। ठीक है, बी प्लस आई से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, डी प्लस ई से घटेगा, तो नेट ग्रोथ क्या हुआ, नेट कितना बढ़ा, तो आपने कहा दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, बढ़ाने वाले फैक्टर घटाने वाले फैक्टर को माइनस कर लीजिए, मालूम चल जाएगा पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सामने आ गया हमारे। इफ एन, देखो बेटा ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, फॉर्मूला देखते हाथ पर खड़े मत कर लेना कि नहीं साहब नहीं बनेगा, के ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं है, अरे सिंपल डायग्राम का ही रिप्रेजेंटेशन है बेटा। के मैंने क्या कहा आपसे कि एन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी थी शुरुआत में के टाइम टी के, अब टी प्लस वन टाइम एक दिए गए टाइम पीरियड के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होगा। एन टी का मतलब क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, एन टी प्लस वन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी प्लस वन टाइम, इनिशियल टाइम टी था, टी प्लस वन टाइम के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, कितना बढ़ेगा। आपने कहा सर बर्थ रेट को जोड़ लो और इमिग्रेशन को जोड़ लो, इमिग्रेशन को जोड़ लो, इतना बढ़ेगा। कितना घटेगा, डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन, इतना घटेगा। आपने जोड़ने वाले प्लस वाले फैक्टर को माइनस वाले फैक्टर से आपने घटा दिया, तो आपको ये ग्रोथ रेट मिल गया, आपको मिल गया कितना रेट से कितना पॉपुलेशन एक्चुअली में बढ़ेगा। ठीक है, एंड दिस द फॉर्मूला जो शो करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है, एन टी प्लस वन क्या है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन। ठीक है, एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, बी क्या है, बर्थ रेट, आई क्या है, इमिग्रेशन के, ये दोनों मिला के पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। डी क्या है, डेथ रेट, ई क्या है, इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन को घटाएंगे। ठीक है, क्लियर। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज, कब बढ़ेगा, देखो ध्यान, विल इंक्रीज कब बढ़ेगा, इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट के। मतलब ये कि B प्लस आई जब अधिक होगा D प्लस ई से, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। ठीक है, ये एसर्सन रीजन में पूछा गया था एम्स के अंदर, ये एमसीक्यू में भी आता है। तो बी प्लस आई जब डी प्लस ई से बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और नंबर ऑफ बर्थ अधिक होगा, नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है, तो पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन जब ऐसा होगा बेटा कि बी प्लस आई की तुलना में डी प्लस ई जो है वो बड़ा होगा, तो क्या होगा बेटा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो घट जाएगा। मतलब डी प्लस ई इज बिगर एज कंपेयर टू दी बी प्लस आई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टू अदर फैक्टर एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। जब कोई अंदर माइग्रेशन, यदि मान लो आप बोलो कि माइग्रेशन हो ही नहीं रहा है, nobody can come inside the population and nobody can go outside the population, तो कौन से फैक्टर कैंसिल हो गए, आपका फैक्टर जो है आई और ई कैंसिल हो गया। आपने कहा कि एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया, ध्यान से बात सुना, इस इक्वेशन में परिवर्तन कहां आएगा, एक यदि आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है जहां से माइग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, अंदर आना पॉसिबल नहीं है,
तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे फॉर्मूला चेंज आएगा, वहां पे फॉर्मूला जाएगा NT + 1 = NT + B - D। ये फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा, क्योंकि I और E तो वहां अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में परिवर्तन आ जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। For instance, if a new habitat is just being colonized, the immigration may contribute more significantly to population growth rate than birth rate। के अब ये भी है, एक कोई नए हैबिटेट पे बाहर से आके लोग बस गए। फॉर एग्जांपल, जब अमेरिका की खोज हुई थी तो वहां पर लोग आके शिफ्ट हुए थे, ठीक है, यूरोप से। ऑस्ट्रेलिया में लोग आके शिफ्ट हुए यूरोप से आके, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल ट्राइब थे वो तो बहुत कम संख्या में थे, ना के बराबर थे, जो पहले आके कभी बस गए थे। या अमेरिकन ट्राइब की बात करें, रेड इंडियंस की बात करें, लेकिन जब यूरोपियन वहां आके गए तो बड़ी संख्या में गए। तो वैसे में जो पॉपुलेशन, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो माइग्रेशन से बढ़ी है। दुबई की बात करें आप, दुबई में पॉपुलेशन जो है वो अधिक क्यों है, क्योंकि दुनिया भर के लोग दुबई के अंदर काम कर रहे होते हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन अधिक है यहाँ पे, बर्थ रेट उतना अधिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे, हमने देखा मोर्टेलिटी को, नर्टेलिटी को, पॉपुलेशन के बारे में हमने एक कहानी को समझा। हमने पूरा लेक्चर को मैं बेटा जो है आपको याद रखना है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं उनको आपको दिमाग में रखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, जिससे आप सही आंसर को चुन सके, ठीक है। तो पढ़ते रहना है हमको। और देखो बेटा, पढ़ने का मजा नहीं लेंगे इस चैप्टर में तो ये पूरा रटने, आपको लगेगा ये कैसी का क्या, क्यों याद करें, क्या रट लें, क्या भूल जाए, नहीं। आपको इसको केवल एक स्टोरी समझ के दिमाग में रखना है कि अच्छा पॉपुलेशन का मतलब ये, थोड़ा इमेजिन करना, साथ में जो बता रहा हूं आपको एग्जांपल दिमाग में रखने आपको, तो आप कभी जो है वो इसको नहीं भूलेंगे और कभी एग्जाम में गलती भी नहीं करेंगे, है ना बेटा। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.